गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आप लोगों को मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ अपने वीडियोस के ज़रिए, और आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा स्कोप है बिजनेस का। ठीक है, तो बिजनेस की अगर बात करेंगे कि इसकी स्कोप क्या है या इसका क्षेत्र क्या है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। डोंट बी कंफ्यूज, आपके पास बुक में जितना भी कंटेंट है, ऑल द कंटेंट आर रेलेवेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और कई बुक्स में इसका टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया गया है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया जा सकता है, और कई बुक्स में दे रखा है स्कोप ऑफ बिजनेस। बोथ द टॉपिक्स आर रेलेवेंट, दोनों ही बातें सही हैं। हम बात कर रहे हैं अगर बिजनेस के क्षेत्र की, स्कोप की, तो ये बात ध्यान लेना उस क्षेत्र में वो सारी क्रियाएं शामिल होंगी, वो सब गतिविधियां शामिल होंगी जो इस बिजनेस के थ्रू की जा सकती हैं। इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस में शामिल होती हैं। इसका क्षेत्र अनलिमिटेड है, असीमित है। तो फिर भी मैंने कोशिश करी है आपको एक टेबल के जरिए, एक चार्ट के जरिए से समझा देने की। देखो, अगर हम बिजनेस के स्कोप की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसे मेजरली हम इसे दो क्लासिफिकेशन देते हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री यानी उद्योग, कॉमर्स यानी वाणिज्य। और उसके बावजूद कई और दूसरे एरियाज भी हैं जहां पे हमने बिजनेस को माना है कि यहाँ भी बिजनेस है। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस वी कैन एक्सप्लोर द एरियाज, या यूं कह लो कि इन सब चीजों के लिए बिजनेस की जरूरत है। राइट, तो अब बात करते हैं कि उद्योग क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। फर्स्टली आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट डू यू से, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? क्या समझते हो आप कि एक उद्योग किसको कहते हैं हम? देखो, कोई एक फैक्ट्री उद्योग नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री एक उद्योग का हिस्सा हो सकती है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस समय बोल रही हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, या लेदर इंडस्ट्री, स्टील एंड वूल इंडस्ट्री, अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ तो क्या कहना चाहती हूँ? देखो, इसको समझने की बात है। जब एक ही टाइप की फैक्ट्रीज जो होते हैं वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। जब एक ही तरह के फैक्ट्रीज या उपक्रम या कारखाने जो होते हैं वो मिलकर जब एक कलेक्टिव फॉर्म की बात करें, तो कलेक्टिव फॉर्म को ही हमने उद्योग कहा है। एक उद्योग दूसरे उद्योग से अलग हो सकता है। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, जिसको टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रहे हैं, वो जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से अलग हो सकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सिल्वर इंडस्ट्री से अलग हो सकती है। इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले तो इंडस्ट्री का मतलब समझ में आना चाहिए। अब अगर बात करें कि कॉमर्स क्या होता है, तो देखो, कॉमर्स का एक हिस्सा होता है इंडस्ट्री। कॉमर्स में इंडस्ट्री के अलावा बहुत कुछ चीजें शामिल हैं। कॉमर्स यानी वाणिज्य। वाणिज्य अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है, जिसमें इंडस्ट्री भी है, बिजनेस भी है, ऑक्सिलरीज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आएगी। आपको ये इन टोटल समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमर्स सबसे बड़ा हिस्सा होता है, वाणिज्य सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वाणिज्य में ही सर्विस है, वाणिज्य में ही इंडस्ट्री है, वाणिज्य में ही फैक्ट्री है, वाणिज्य में ही आपका कंपनी है। ये सब बिजनेस के फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं इंडस्ट्री की। बात करेंगे तो इंडस्ट्री दो तरीके की हो सकती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको प्राथमिक कहते हैं, और एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसको द्वितीयक कहते हैं। अब अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो ये कहता है प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसको भी समझ लेना चाहिए। प्राइमरी इंडस्ट्री हर वो इंडस्ट्री प्राइमरी है जिसमें हमने जमीन से, धरती के नीचे से, या फिर धरती के समुद्र के नीचे से, पानी के नीचे से अगर हमने कोई चीज निकाली है तो उसको हमने इंडस्ट्री कहा है। इसमें हम रूप का परिवर्तन कर सकते हैं, हम इसमें कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। इसमें साफ कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं इसमें संपादित होती हैं जिसमें हम चाहे एक्सट्रैक्शन करें, प्रोडक्शन करें, या मैन्युफैक्चरिंग करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक मुख्य बात याद रख लेना, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमेशा या तो जमीन से कोई चीज उत्पादित की जाएगी या मैन्युफैक्चर की जाएगी, या फिर समुद्र के नीचे से। जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, या कृषि है, ये जो सारी चीजें है ना, खनन है, ये सारी चीजें प्राथमिक उद्योग में आती हैं। इनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है।
अब इस रॉ मटेरियल से जब हम उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं तब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर करेंगे चीज को या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? जबकि प्राइमरी इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर जेनेरिक होगी। जेनेरिक का मतलब हम उत्पादन करेंगे और एक्सट्रैक्ट का मतलब है हम उसका विदोहन करेंगे। ठीक है, जमीन के नीचे कच्चा तेल है, जमीन के नीचे खनिज है, उन सारी चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर जेनेरिक की बात करेंगे तो हमने बीज डाला धरती के अंदर और धरती के अंदर से फसल निकली। ठीक है, उस बीज में था फसल का गुण, हमने तो सिर्फ बीज डाला और उसको फेवरेबल कंडीशंस दिए, दैट इज जेनेरिक। तो ये जो चीज है ना, ये समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सारी बातें समझ ही नहीं आती हैं। तो यही कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि ये जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल फैक्ट्स है ना, ये आपको समझ में आने चाहिए किसी भी बिजनेस के। तो प्राइमरी इंडस्ट्री समझ में आता है वो इंडस्ट्री जो नेचुरल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट या फिर उसके जेनेरिक फॉर्म को कहा गया है। अब अगर एक्सट्रैक्टिव फॉर्म में कहते हैं तो ध्यान देना, कोई भी चीज हम जब निकाल रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो या तो उसको हम हिंदी में जो कहते हैं, हम कहते हैं ये निष्कर्षण है। अगर हम बात करेंगे कि जेनेरिक है तो वो एक निर्माणी जो उत्पत्ति होता है वो होता है, उत्पादन किया जाता है जेनेरिक में, जैसे मैंने अभी कृषि बताया। अब अगर सेकेंडरी में कह रही हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कोई भी चीज का निर्माण करते हैं। निर्माण का मतलब है जैसे धागे से कपड़ा बनाया गया, बहुत सारी चीजें, तो उसमें भी बहुत सारे तरीके के उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक जिसको एनालिसिस कह सकते हैं, संश्लेषणात्मक जिसको सिंथेटिक कह सकते हैं, प्रक्रियात्मक जिनको हम प्रोसीजरल कह सकते हैं, संयोजक जिसको हम कंबाइंड या इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, और ऐसे ही इंटीग्रेटेड भी होते हैं जिनको एकीकृत कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उद्योग होते हैं जो कि निर्माणी उद्योग के पार्ट होते हैं। और जो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आपको संरचनात्मक उद्योग होते हैं। कोई चीज कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे हमने डैम बनाया, सड़क बनाई या बिल्डिंग बनाई, वो सब कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह के ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स की तरफ मूव करते हैं। कॉमर्स में ये कहा गया है, कॉमर्स के मेजरली दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम। वो कहता है, एक तो होता है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड। अब व्यापार क्या है? देखो, व्यापार में हम वस्तु का या सेवा का क्रय विक्रय करते हैं। हम कोई चीज को बनाने या बेचने का काम करते हैं। एक चीज याद रख लेना, ट्रेड के साथ में सर्विसेज होती है, तब कहीं जाकर के कॉमर्स बनता है। केवल ट्रेड कॉमर्स नहीं है, ट्रेड इज ओनली एन अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड में हमने चीज को उत्पादित किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है, लेकिन इस विनिमय करने के लिए या उत्पादन करने के लिए या निर्माण करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी, हमें जिन सेवाओं की जरूरत होगी, वो सब मिल करके तब कहीं जाकर के हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये कहता है, ट्रेड में अगर बात करें, दो तरह का ट्रेड होता है। व्यापार जो है वो दो तरीके का हो सकता है, और व्यापार में दो तरीके की बात अगर करते हैं तो वो कहते हैं दो व्यापार है। जैसे हमने अगर देश की सीमा के अंदर रह करके अगर व्यापार किया तो उसको हमने डोमेस्टिक ट्रेड कह दिया, जिसको हमने इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं या होम ट्रेड भी कहते हैं। अब अगर होम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया एक राज्य के अंदर हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये अंतरराज्यीय और राज्यीय हो सकता है। अब अगर दूसरी बात करें कि विदेशी व्यापार जो कि फॉरेन ट्रेड होता है, वो भी बहुत तरीके से हो सकता है। आयात व्यापार है, निर्यात व्यापार है, निर्यात हेतु आयात व्यापार है, वो सारी चीजें जो होती है वो भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ट्रेड या री एक्सपोर्ट ट्रेड, इस तरीके की चीजें होती हैं। री एक्सपोर्ट का ध्यान रखना ना, जिसको अपन ने पुनर्निर्यात कहा है, उसमें कहते हैं जब भी कोई अगर ट्रेडर जो है अगर उस चीज को वो आगे भेजने के लिए कोई चीज को मंगा रहा है, इसको कहते हैं अपन पुनर्निर्यात। यानी अगर मैं कोई जेम्स का इंपोर्ट कर रही हूँ, मुझे इंपोर्ट करना है यानी मंगवाना है, मैंने कोई हीरे जवाहरात मंगाए और फिर मैंने उसे आगे किसी दूसरी कंट्री को भेज दिया, तो मैंने मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं मंगाए वो जेम्स, मैंने तो आगे भेजने के लिए मंगाए हैं। इस बिजनेस को आप क्या कहोगे? केवल विदेशी व्यापार कहोगे, आयात व्यापार कहोगे या निर्यात व्यापार? नहीं, इसको हम विदेशी व्यापार तो कहेंगे, लेकिन इसे हम पुनर्निर्यात व्यापार कहेंगे। इसको हम कहेंगे री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये बात समझ में आती होगी। तो डोमेस्टिक और फॉरेन
एक्सपोर्ट जो ट्रेड है वो समझ में आ जाता है हमको। अब अगर हम कुछ सर्विसेज की बात करेंगे तो उसमें कह सकते हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे बैंकिंग है। बिना बैंकिंग के, बिना बैंक की सहायता से हम पैसों का ना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना सेविंग कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसिटी टू हैव अ बैंकिंग फैसिलिटी, अ साउंड बैंकिंग फैसिलिटी। तो जब हमारे पास एक अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है तब हम कहीं जा कर के जो पूंजी की विनियोग की रिस्क है या पूंजी को बचाए रखने की जो रिस्क है या पूंजी की सुरक्षा की जो रिस्क है उससे कहीं जा कर के हम मुक्त हो पाते हैं या उस रिस्क को हम कम कर पाते हैं। ये तो हो गया बैंकिंग। अब अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, हमने कोई सामान को बनवा तो लिया है लेकिन अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव ना करवा पाऊं बिकॉज आई डोंट हैव अ साउंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे पास में साउंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के लिए सड़कों की या रेल की या वायु मार्ग की या जल मार्ग की एक अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब कहीं जाकर के मैं मेरे बिजनेस को एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम, बड़े बड़े गोदाम। अगर गोदाम की व्यवस्था ना मुझे मिले, अगर गोदाम की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो मेरे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मैं कैसे जगह पर स्टोर कर पाऊँ, प्रिजर्व कर पाऊँ कि मैं आगे जब भी डिमांड आएगी तब मैं आगे जाकर के उसको सामान को बेच सकूँ। तो गोदाम की व्यवस्था भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस में। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क, तो आपको बीमा भी कराना पड़ता है। जो बीमा योग्य जोखिम होते हैं उनका बीमा कराना होता है, चाहे अग्नि का हो, चाहे हमारे जीवन का हो, जान का हो, कोई व्हीकल वाहन का हो, कोई बिल्डिंग का हो, कोई हमारे स्वास्थ्य का हो। ये सारे तरह के इंश्योरेंस किए जाते हैं। तो इस इंश्योरेंस के जरिए भी हम हमारी रिस्क को कम कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। अब आते हैं एडवर्टाइजिंग। आपने एक चीज बना तो ली लेकिन अपने कस्टमर तक उसे इंफॉर्मेशन को कैसे आप पास करेंगे, चाहे आप प्रिंट मीडिया के जरिए, चाहे पेपर मीडिया के जरिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, वॉट एवर इट इज, उसके जरिए आप अपनी बात को उन तक पहुंचाते हो कि यस वी हैव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस एंड दीज आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तब कहीं जाकर के ग्राहकों को या जो इच्छुक लोग हैं, डिजायर्ड पीपल हैं, उन लोगों को पता चलता है अच्छा इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह की कंपनी इस तरह का माल बना रही है, इस तरह की सेवाएं हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ये सारी चीजें हम एडवर्टाइजिंग के जरिए कर पाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ बिजनेस एक्टिविटीज। एंड कम्युनिकेशन, हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाना, exchange of ideas, exchange of knowledge, exchange of messages is called communication। अब ये संचार की अगर व्यवस्था ना हो तो हम कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं। इस समय मैं आपको जो मेरी बात पहुंचा रही हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्किंग सर्विसेज। with the help of these services I am able to convey my message to all the students, right? तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये तो वो चीजें हो गई जब इंडस्ट्रियल कॉमर्स के क्लासेस के तहत हमने बिजनेस की स्कोप को या उसकी एक्टिविटीज को समझा। अब कुछ और चीजें हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जैसे डिमांड एंड फोरकास्टिंग। अगर हम किसी भी चीज का डिमांड करते हैं, डिमांड का पता लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं उसके बारे में, उसमें भी हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विदाउट हैविंग अ साउंड डिमांड फोरकास्टिंग यू कैन नॉट रन द साउंड बिजनेस। आपने अगर मांग का या उसके पूर्वानुमान का सही अनुमान नहीं लगाया तो आप अपना बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि 200 यूनिट की चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपने बनाई 40 यूनिट, तो इसका मतलब आपने डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही कम जज किया, ढंग से नहीं किया उसका एनालिसिस। तो अगर आपने 200 की चीज का अगर एस्टिमेशन 200 किया होता तो आप अच्छे से चीजें बना सकते थे, लेकिन फोरकास्टिंग सही नहीं हुई थी, पूर्वानुमान सही नहीं लगाया गया था। तो बिजनेस के लिए पूर्वानुमान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सही पूर्वानुमान या सही मांग का अनुमान लगाया जाता है तो हम अच्छी तरह से बिजनेस कर सकने की सक्षमता रख पाते हैं। ऐसे ही कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस, ये कहता है कोई भी प्रोडक्ट है या उसकी कोई कॉस्टिंग है, उसका एनालिसिस अगर हमने ढंग से नहीं किया, यानी कॉस्ट एनालिसिस करना यानी लागत विश्लेषण करना, उसका लागत का विश्लेषण करने से ही हमें ये पता लगेगा हम कितना
और इसमें लागत में कमी कर सकते हैं, किस तरह से किस्म को सुधार करते हुए हम लागत में कमी कर सकते हैं, या किस्म की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम लागत में कमी कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि लागत में कमी की गुंजाइश है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लागत में कमी करते करते हमारी गुणवत्ता भी कम होने लग जाए, ये गलत काम हो जाएगा। तो बिजनेस में कॉस्ट एनालिसिस का भी एक बहुत मेजर रोल होता है। हमें पता होना चाहिए कि किस हद तक मैं इसमें लागत में कमी कर सकता हूं और किस तरह से मैं मेरे लाभों को वृद्धि कर सकता हूं। तो ये बात समझ में आ जाती है। आगे कहते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट। वही वाली बात, जब लागत की बात होगी तो प्रॉफिट की बात अवश्य ही होगी। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट भी यही कहता है, हाउ कैन आई जज माई प्रॉफिट मैनेजमेंट। मुझे पता होना चाहिए अभी और कितने फायदे की इसमें गुंजाइश बाकी है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कितना फायदा इससे कमा रहे हैं। ये सब जब अगर हमें पता लगाने की स्थिति में आता हूँ तब कहीं जाकर के मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। ऐसे ही कैपिटल मैनेजमेंट, जो मेरे पास में पूंजी है उसका कितना आरओआई एनालिसिस करना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट का अगर रिटर्न मैं कैलकुलेट करूं तो मैं कहीं पूंजी का विनियोग करता हूं। अगर मुझे वो पूंजी कहीं विनियोग करने से फायदा मिलता होगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसमें भी बिजनेस का मेजर रोल होता है। ई कॉमर्स, दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं इसका ये मतलब है इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैं बात कर रही हूँ ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स क्या कहता है, ई वाणिज्य की बात करता है। आज आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ द बिल्स और मनी ट्रांजेक्शंस, ऑल द थिंग्स आर यूजिंग इंटरनेट। With the help of internet you are accomplishing your economic activities। तो ये है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ने बिजनेस का रूप भी बदल दिया और बिजनेस के लिए ई कॉमर्स होना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। आज आपको चाहे पैसे का ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे चीज़ों का ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे सूचनाओं का ट्रांजैक्शन करना हो, आप अपने ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा वेबसाइट्स हो, चाहे वो कुछ लिंक्स हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, वी ऑल आर यूजिंग ई कॉमर्स। इस तरीके से हम बिजनेस के क्षेत्र को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत वाइड क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। बिजनेस का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने इसको अच्छी तरह से समेट करके समझाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास समझ में आएगी और पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।